सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम चैप्टर नंबर 12 प्रकाश की प्रकृति का पार्ट नंबर 13 पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक है प्रकाश का ध्रुवण, यानी आज हम प्रकाश के ध्रुवण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दें, सबसे पहले मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश की जो तरंग होती है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश दोनों विद्यमान होते हैं। ठीक है, और उसकी स्थिति पहले मैं चित्र के द्वारा व्यक्त कर रहा हूं कि जैसे ये एक्स अक्ष है और ये इधर वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ठीक है, प्रकाश तरंग में विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन कैसे होते हैं उसको अपन इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ये विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन प्रदर्शित किए जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र सदिश को ई से व्यक्त करते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन है, इनको बी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपन इसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपनों को यहाँ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपनों को इस प्रकार से कर सकते हैं। ये नीचे वाले विद्युत क्षेत्र सदिश के लिए लें तो ये हो गए चुंबकीय क्षेत्र सदिश के लिए। इसी प्रकार ये प्रक्रिया आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश की जो तरंग है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। उस तरंग में विद्युत क्षेत्र बी वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र ई वेक्टर दोनों परस्पर लंबवत तलों में कंपन करते हैं। ठीक है, और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, यानी ये इधर तरंग संचरण की दिशा है। ठीक है, मान लो कि अगर कोई प्रकाश की तरंग एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में संचरित हो रही है तो उसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन वाई दिशा में हैं तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन जेड दिशा में होंगे। ठीक है, इस प्रकार से यदि विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन यदि जेड दिशा में हैं तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन वाई दिशा में हो जाएंगे। यानी अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश की तरंग अगर मान लो इधर संचरित हो रही है ऐसे, तो तरंग संचरण के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र सदिश आपस में कंपन करते रहते हैं और तरंग संचरण के लंबवत ही इनके कंपन विद्यमान होते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत तलों में कंपन करते हैं और इनके कंपन तरंग संचरण के भी लंबवत ही होते हैं। यदि हम ये माने कि माना तरंग एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में संचरित हो रही है, ठीक है, तो चूंकि हम पहले से जानते हैं कि एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों परस्पर लंबवत होती हैं, तो यदि तरंग एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में संचरित हो रही है तो विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन यदि वाई दिशा में है तो जेड दिशा में चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन अपन ले सकते हैं, ताकि तीनों क्या हो जाएंगे आपस में, यानी तरंग संचरण की दिशा विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत हो जाएंगे और साथ में विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश भी आपस में परस्पर लंबवत तलों में कंपन करेंगे। तो इस प्रकार से प्रकाश की जो तरंग होती है उसमें विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत तलों में कंपन करते हैं और इनके कंपन तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत ही होते हैं। अब इनमें प्रभावी विद्युत क्षेत्र सदिश होता है, यानी कोई भी वस्तु हमें प्रकाश के कारण दिखाई देती है, प्रकाशिक प्रभाव उत्तरदायी विद्युत क्षेत्र सदिश के कारण ही होता है, यानी प्रकाश के कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। तो विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश दो घटक होते हैं इसके अंदर। अब इनमें प्रभावी कौन सा होता है? प्रभावी होता है विद्युत क्षेत्र सदिश, यानी प्रकाशिक प्रभावों के लिए कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है तो उसके लिए प्रकाशिक प्रभाव के कारण तो दिखाई देती है, प्रकाशिक प्रभावों के लिए उत्तरदायी इनमें विद्युत क्षेत्र सदिश होता है, इसलिए इसको प्रकाश सदिश भी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र सदिश को प्रकाशिक या प्रकाश सदिश भी कह सकते हैं। वो आगे ध्यान दें, यानी विद्युत क्षेत्र सदिश जो होता है उसको हम प्रकाश सदिश भी कह सकते हैं, प्रकाश सदिश, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश के कारण ही प्रकाशिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए ई वेक्टर को प्रकाश सदिश भी कहा जाता है।
अब आगे हमें ध्यान ई वेक्टर पर ही केंद्रित करना है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश सदिश कौन सा हुआ, ई वेक्टर हुआ। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश के ध्रुवण के बारे में। उससे पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनकी परिभाषाएं वो अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश, ध्यान दें, अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, यानी किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश की जो तरंग हमें प्राप्त होती है वो अध्रुवित ही होती है। अध्रुवित प्रकाश की जो तरंग है, किरण है, उसकी क्या विशेषता होती है, उसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको ध्यान से समझें। यानी अध्रुवित प्रकाश की जो किरण होती है उसमें विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण के लंबवत सभी दिशाओं में विद्यमान होते हैं। अध्रुवित प्रकाश की जो किरण है उसमें विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में विद्यमान होते हैं। जैसे अध्रुवित प्रकाश की किरण है वो, उसको आप ऐसे मान लो कि इधर तरंग जा रही है, ठीक है। अब विद्युत सदिश के कंपन इधर भी हो सकते हैं, 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 ठीक है। यानी तरंग संचरण के लंबवत सभी दिशाओं में विद्यमान होते हैं। तो इसलिए अध्रुवित प्रकाश को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अध्रुवित प्रकाश को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं अपन, इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक तो अध्रुवित प्रकाश को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ऐसे इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अध्रुवित प्रकाश की किरण को अपन इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये मान लो तरंग संचरण की दिशा है, तो विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन ऐसे भी दर्शाए जा सकते हैं और बीच में यहाँ पे बिंदु बना के ऐसे भी दर्शाए जा सकते हैं। इसको ध्यान से समझें कि तरंग संचरण इधर हो रहा है तो विद्युत सदिश के कंपन ऐसे हो रहे हैं ना, उनको तो इस रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, और ऐसे विद्युत सदिश के कंपन हो रहे हैं उसको इस बीच में बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से भी अपन अध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना है, यहाँ पे बीच में अगर ये बिंदु नहीं बनाएंगे तो फिर ये ध्रुवित प्रकाश का प्रदर्शन हो जाएगा, इसलिए बीच में ये बिंदु बनाने जरूरी है। अध्रुवित प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण के लंबवत सभी दिशाओं में विद्यमान होते हैं। इसलिए मान लो कि तरंग इधर संचरित हो रही है तो विद्युत सदिश के कंपन ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो इन कंपनों को अपन इन रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जबकि इन कंपनों को अपन इन बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और ये बीच में जो रेखा है ये तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से इन दोनों चित्रों में किसको प्रदर्शित किया गया है, अध्रुवित प्रकाश का प्रदर्शन इस प्रकार से किया जाता है। यानी जहां भी हमें अध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित करना हो तो हम ऐसे चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। आगे ध्यान दें तो ये हुआ अध्रुवित प्रकाश। अब अध्रुवित प्रकाश की परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। यानी साधारण प्रकाश में, साधारण प्रकाश स्रोत से आने वाला जो प्रकाश होता है वो साधारण प्रकाश ही होता है। साधारण प्रकाश में विद्युत सदिश या प्रकाश सदिश ई वेक्टर, ठीक है। साधारण प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपन सभी दिशाओं में विद्यमान होते हैं, ठीक है। इस प्रकाश को ही हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं, और अध्रुवित प्रकाश को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अब आगे अपन लेते हैं ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश, और इसके साथ में हम परिभाषा देखेंगे प्रकाश के ध्रुवण की। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि इस अध्रुवित प्रकाश की क्या विशेषता होती है। अध्रुवित प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण के लंबवत सभी दिशाओं में विद्यमान होते हैं। अगर हम किसी प्रक्रिया द्वारा विद्युत सदिश के कंपनों को, अगर किसी प्रक्रिया द्वारा, वो प्रक्रियाएं आगे पढ़ेंगे अपन, प्रकाश के ध्रुवण की जो प्रक्रियाएं हैं उन सभी के बारे में आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। उनमें से जैसे परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, द्विवर्णता द्वारा,
कैल्साइट का जो क्रिस्टल होता है उसके द्वारा आगे हम प्रकाश का क्या करेंगे, ध्रुवण करेंगे। तो ये प्रक्रियाएं हैं प्रकाश के ध्रुवण करने की। तो किसी प्रक्रिया द्वारा विद्युत सदिश के कंपनों को, प्रकाश किरण में विद्युत सदिश के कंपनों को एक निश्चित दिशा अथवा निश्चित तल में या दिशाओं में सीमित कर दिया जाए तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। और जो प्रकाश की किरण हमें प्राप्त होती है उसे समतल ध्रुवित या ध्रुवित प्रकाश कह सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से। किसी प्रक्रिया द्वारा अध्रुवित प्रकाश की किरण में, अध्रुवित प्रकाश की किरण को किसी प्रक्रिया द्वारा उसके अंदर जो विद्युत सदिश के कंपन है उनको एक निश्चित दिशा या दिशाओं में सीमित कर दिया जाए तब इस प्रक्रिया को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं और प्राप्त प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यदि प्राप्त प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपन, विद्युत सदिश या प्रकाश सदिश के कंपन एक तल में सीमित होते हैं तब इसको हम समतल ध्रुवित प्रकाश भी कह सकते हैं। और ध्रुवित प्रकाश को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, उसको प्रदर्शित करने का तरीका ये है कि हम ध्रुवित प्रकाश को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे प्रकाश किरण की दिशा दर्शा दो और इस प्रकार से, इसमें बीच में यहाँ पे बिंदु नहीं बनाने हैं। अगर बिंदु बना देंगे तो बीच में फिर ये क्या हो जाएगा, अध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, ये प्रकाश किरण की दिशा हो गई और ये बीच में हम यहाँ पे बिंदु बना देंगे इस प्रकार से। ध्यान दें, अध्रुवित प्रकाश की जो किरण है उसमें ये दोनों हैं, जबकि ध्रुवित प्रकाश में अपन ने इनको अलग अलग कर दिया है। यहाँ पर ये बिंदु विद्युत सदिश के कंपनों को ही दर्शा रहे हैं, लंबवत कंपनों को। जैसे तरंग संचरण की दिशा ये है तो ये लंबवत कंपनों को इन बिंदुओं के द्वारा दर्शाया गया है। और इस चित्र में यदि तरंग संचरण की दिशा ये है तो विद्युत सदिश के कंपनों को इस प्रकार से प्रदर्शित करने के लिए हमने ये रेखाएं प्रदर्शित की हैं। अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, समझ में आ गया। एक बार फिर इनकी परिभाषा और चित्र के बारे में ध्यान से सुन लीजिए। साधारण प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में विद्यमान होते हैं। ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अध्रुवित प्रकाश को इन चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, किसी प्रक्रिया द्वारा प्रकाश किरण में विद्युत सदिश के कंपनों को एक निश्चित दिशा या दिशाओं में सीमित कर दिया जाए तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। और जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है ध्रुवण होने के बाद में उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और ध्रुवित प्रकाश को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, निम्न चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये नीचे वाले दोनों चित्र ध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित करते हैं। यदि ध्रुवित प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपन, विद्युत सदिश या प्रकाश सदिश के कंपन एक निश्चित तल में होते हैं तब हम इसको समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। यानी हमने ये पढ़ लिया है कि अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। अब साधारण जो प्रकाश होता है वो अध्रुवित ही होता है। तो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। ध्यान दें, पहले मैं विधियों के बारे में बता रहा हूं। यानी परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा, अपवर्तन द्वारा, और उसके बाद में तीसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे उसमें द्वि अपवर्तन द्वारा। और चौथा प्रक्रिया अपन लेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की द्विवर्णता द्वारा। ठीक है, द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण और प्रकाश का
ध्रुवण प्रकाश प्रकीर्णन के द्वारा भी होता है। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां होती हैं 5, ठीक है। परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, द्वि अपवर्तन द्वारा, द्विवर्णता द्वारा और प्रकीर्णन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण किया जाता है। अपन अब इसमें एक एक पॉइंट लेते जाएंगे। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण टॉपिक जो बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण तथा बूस्टर का नियम। इसमें साथ में एक नियम भी है, बूस्टर का नियम। परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण तथा ब्रूस्टर का नियम। ध्यान दें, पहले आप परावर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या ब्रूस्टर ने की थी, इसलिए इसको बाद में अपन ब्रूस्टर के नियम को भी इससे समझेंगे। सबसे पहले देखो, ब्रूस्टर ने ज्ञात किया था कि जब अध्रुवित प्रकाश की किरण, ब्रूस्टर ने ज्ञात किया था कि जब अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी समतल पारदर्शी सतह जैसे कांच, पानी की सतह हो या कांच की सतह हो, उसके ऊपर जब अध्रुवित प्रकाश की किरण आपतित होती है, जैसे ये अध्रुवित प्रकाश की किरण है, अध्रुवित प्रकाश की किरण को अपन इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे मान लो ये स्रोत है S और S से आने वाला जो प्रकाश है वो अध्रुवित ही है और ये आपतित किरण हो गई। यहाँ पे अपन अभिलंब खींच लें, ये अभिलंब की स्थिति हो जाती है, ठीक है। यहाँ से परावर्तित किरण को इधर दर्शा दें तो ये परावर्तित किरण हो गई और इसको अपन इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। बीच में डॉट डॉट लगा सकते हैं या केवल ये रेखाओं के द्वारा इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये ध्रुवित प्रकाश हुआ, ध्रुवित, ठीक है। और ये इधर वाला कौन सा है, अध्रुवित। ये अध्रुवित प्रकाश है और ये ध्रुवित प्रकाश है और साथ में यहाँ से अपवर्तित किरण को अपने को इस प्रकार से नीचे प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो ये आंशिक ध्रुवित प्रकाश होता है। ध्यान दें, ये आपतन कोण है, इसको IP लिखा जाता है। यहाँ पे ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण को IP से प्रदर्शित करते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर ही होता है, तो ये कोण भी IP के बराबर ही हुआ। साथ में ये अपवर्तन कोण है, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो बीच का जो कोण है, यानी ये परावर्तित है, परावर्तित किरण है, ठीक है। और ये अपवर्तित किरण है और ये आपतित किरण है। ये अभिलंब है ही। अब यहाँ पे एक बार इसको ध्यान से समझें, फिर अपन इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे। ये आपतित किरण है। आपतित किरण क्या है, अध्रुवित है। ये समतल सतह है जैसे कांच है, ठीक है, कांच की सतह हो गई ये, और इसके ऊपर अध्रुवित प्रकाश कोण IP पर आपतित होता है और IP पर ही क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। और कोण R पर कुछ भाग प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले बूस्टर ने ये ज्ञात किया था कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह जैसे कांच, पानी आदि की पृष्ठ पर आपतित होता है
ध्रुवण कोण एक विशेष ध्रुवण कोण पर आपतित होना चाहिए IP पर, तो परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। लेकिन अपवर्तित प्रकाश है वो आंशिक ध्रुवित होता है। बूस्टर ने ये ज्ञात किया था कि जब अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह जैसे कांच पर ध्रुवण कोण IP पर आपतित होती है या बूस्टर कोण IP पर आपतित होती है, तब परावर्तित प्रकाश की किरण तो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है। लेकिन अपवर्तित प्रकाश की जो किरण है वो आंशिक ध्रुवित होती है। ठीक है, आंशिक ध्रुवित का मतलब ये हुआ कि इसका कुछ भाग ही ध्रुवित हुआ है, ये पूर्ण रूप से ध्रुवित नहीं हुई है। लेकिन जो परावर्तित प्रकाश की किरण है वो पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है, ध्रुवित हो चुकी है। तो यहाँ पे ये परावर्तित प्रकाश का ध्रुवण तभी होगा जब आपतित प्रकाश की जो किरण है वो विशेष आपतन कोण IP पर आपतित होगी। यहाँ पे आपतन कोण IP जो है उसको बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण कह सकते हैं। ठीक है, विशेष आपतन कोण पर प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर पारदर्शी माध्यम की सतह पर गिरेगा, तब परावर्तित प्रकाश का क्या हो जाएगा, ध्रुवण हो जाएगा। इस बात की को सबसे पहले बूस्टर ने स्पष्ट किया था। अब ये तो हुआ परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। एक बार फिर से परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण समझाइए, तो आप क्या लिखेंगे, जब अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह जैसे कांच, पानी आदि पर आपतित होता है, तब विशेष आपतन कोण IP पर आपतित होता है। जब अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी समतल सतह जैसे कांच, पानी आदि पर विशेष आपतन कोण IP पर आपतित होती है, तब परावर्तित प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाती है। लेकिन अपवर्तित प्रकाश की किरण आंशिक ध्रुवित होती है। और परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर क्या होती हैं, परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से परावर्तन के द्वारा हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। अगर हमें बूस्टर का नियम लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, उसमें भी अपने को यही चीजें लिखनी है, साथ में एक बात और जोड़नी है, ध्यान दें क्या है वो। बूस्टर का नियम लिखना हो तो बूस्टर ने ये ज्ञात किया कि जब अध्रुवित प्रकाश किसी समतल सतह जैसे कांच पर विशेष आपतन कोण IP पर आपतित होता है, तो परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाता है, अपवर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। साथ ही ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या का मान, यानी बूस्टर का जो नियम लिखना हो तो उसमें ये लिखना है कि ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या का मान, ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या यानी tan IP बराबर होगी n। यहाँ पे n क्या है, कांच का अपवर्तनांक। यदि प्रकाश की किरण कांच पे गिर रही है तो कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा, जल पे गिर रही है तो जल का अपवर्तनांक हो जाएगा, यानी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक है n। बूस्टर का नियम लिखना है तो उसमें अपन साथ में ये चीजें और लिखेंगे कि ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, अर्थात tan IP बराबर n। यही बूस्टर का नियम है। अब इसी चीज को, बूस्टर के नियम को एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। बूस्टर ने यह पाया कि जब अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह पर ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाती है, अपवर्तित किरण आंशिक ध्रुवित होती है। परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं और ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, अर्थात tan IP बराबर n। यही बूस्टर का नियम है। ठीक है, तो ये परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण भी समझ में आ गया और बूस्टर का नियम भी हो गया। अब आगे अपन इस यहां से ये भी सिद्ध कर सकते हैं, ध्यान दें एक बात इसमें बार बार आई है कि परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, यानी परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का ये जो कोण है, इसको अगर हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि IP प्लस R, क्योंकि ये एक सरल रेखा है अभिलंब के लिए, तो ये पूरा कोण हुआ 180 डिग्री का। अब यदि IP प्लस R कितना हो 90 डिग्री, तो परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें परीक्षा में ये सिद्ध करना हो कि बूस्टर का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए
कि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, तब हमें ये सिद्ध करना है IP + R बराबर 90 डिग्री। तो ये आज का जो पार्ट है ये हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बूस्टर के नियम की अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम ये सिद्ध करेंगे कि परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। साथ ही हम स्नेल के नियम से बूस्टर के नियम की व्युत्पत्ति भी समझेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान से देखें, जो बताई गई बातें हैं उनको ध्यान से सुने, बार बार सुने और ध्यान से उसको देखें और नोट करें, लिख कर उसको याद करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।